सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के मान्यवर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मान्यवर संदेश बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है और ये सीरीज 1 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक संचालित रहेगी। और आज का मान्यवर संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे। मान्यवर साहब ने 5 सिद्धांत दिए कार्य करने के, बहुजन समाज को सशक्त बनाने के लिए, बहुजन राजनीति को स्थापित करने के लिए, सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मान्यवर साहब के ये 5 सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। 5 सिद्धांत कौन कौन से? पहला सिद्धांत, समाज को बदलने के लिए सबसे पहले समाज को समझना पड़ेगा। ये बात पहले सिद्धांत के रूप में मान्यवर साहब कहते थे। दूसरा सिद्धांत मान्यवर साहब का था, जैसे लोग होते हैं उनको वैसा ही नेतृत्व मिलता है। तीसरा सिद्धांत, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं उसकी राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती है। ये तीसरा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत है, सत्ता संघर्षों का प्रतिफल होती है। और 5वां सिद्धांत, जो विरोध करते हैं सफलता के बाद लोग उनसे वैकल्पिक व्यवस्था पूछते हैं। आपको इस वैकल्पिक व्यवस्था पर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करना होगा। मेरे साथियों, ये 5वां सिद्धांत, यदि आप राजनीति में रमे हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, या किसी भी सामाजिक संगठन के नेतृत्व करता है, या सामाजिक संगठन के सदस्य पदाधिकारी हैं, या नहीं भी हैं लेकिन सामाजिक कार्यों में आप रुचि रखते हैं, तो मान्यवर साहब का ये 5वां सिद्धांत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के मान्यवर संदेश में हम 5वां सिद्धांत विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। आज का ये मान्यवर संदेश हम प्रस्तुत कर रहे हैं मान्यवर कांशीराम साहब, संगठन सिद्धांत एवं सूत्र, इस पुस्तक से, जिसके लेखक रजनीकांत इंदिरा जी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का मान्यवर संदेश। 5वां सिद्धांत मान्यवर साहब कहते हैं कि जो विरोध करते हैं सफलता के बाद लोग उनसे वैकल्पिक व्यवस्था पूछते हैं। आपको इस वैकल्पिक व्यवस्था पर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करना होगा। अल्पावधि समाधान के तहत DS4 की सीमित राजनीतिक कार्रवाई के दौरान की गई तैयारी के बाद, जब दीर्घावधि समाधान के तहत की गई पूर्ण राजनीतिक कार्रवाई में आप सफल होते हैं तो आप क्या करेंगे? आपका विजन क्या है? आप कैसा शासन व व्यवस्था चाहते हैं? लोग आपसे जानना चाहेंगे। सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब ने 1981 में जब DS4 बनाया था, तो DS4 बनाने का उद्देश्य था दलित शोषित समाज को जगाना और उस समाज के जरिए राजनीति के क्षेत्र में सीमित कार्रवाई करना, सीमित राजनीतिक कार्रवाई करना। इससे पहले वामसेप गठन 1978 में मान्यवर साहब करते हैं, तो वामसेप सीधे राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में सीमित कार्रवाई के लिए DS4 का गठन किया गया। सम्मानित साथियों, लेकिन आप सोच कर देखिए, जब DS4 यानी कि जब सीमित कार्रवाई राजनीति के क्षेत्र में आप कर रहे हैं और उसमें आपको अपार सफलता मिलने लगती है, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था आपके पास क्या है, इस बारे में विस्तार से मान्यवर साहब बताते हैं। कहते हैं, आपका विजन क्या है? आप कैसा शासन व्यवस्था चाहते हैं? लोग आपसे जानना चाहेंगे। इन सब के विकल्प के तौर पर मान्यवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। मान्यवर साहब अपनी पुस्तक चमचा युग में बहुजन आंदोलन के इस दूसरे पड़ाव, दीर्घ अवधि समाधान राजनीतिक कार्रवाई का विस्तृत वर्णन करते हुए लिखते हैं। सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब लिखते हैं कि दीर्घ अवधि समाधान यानी कि राजनीतिक कार्रवाई, आप चाहते हैं कि दीर्घ अवधि के लिए समाधान हो, समस्याओं का समाधान हो, उसके लिए राजनीतिक कार्रवाई जरूरी है। मान्यवर साहब लिखते हैं कि जैसे चमचा युग की चुनौती से निपटने के लिए सामाजिक कार्रवाई को जरूरी समझा गया था, वैसे ही चमचा युग का अंत करने के लिए हमारा समाधान राजनीतिक कार्रवाई है। किंतु दूसरी ओर हम ये भी समझते हैं कि चमचा युग आज की राजनीतिक गतिविधि की देन है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चले जाने के फलस्वरूप सत्ता ऊंची जातियों के हिंदुओं के हाथों में आ गई।
किंतु सत्ता के हस्तांतरण से पहले वयस्क मताधिकार के बीज बोए जा चुके थे। ये बीज अंकुरित हो गए और जब भारत एक गणतंत्र बन गया और उसका अपना संविधान हो गया तो इसके परिणाम स्वरूप दलित शोषित समाज का एक बड़ा वोट बैंक बन गया। इससे एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। हमने जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया उसमें ऊंची जातियों के हिंदू दलित शोषित समाज की सहमति के बिना भारत पर शासन नहीं कर सकते थे। इस तरह इस वोट बैंक तक अपनी पहुंच बनाने के लिए सत्तारूढ़ जातियों को चमचों की मदद की जरूरत हुई। आगे मानवर साहब लिखते हैं कि किंतु यहाँ हमारी समस्या यह है कि हमें आज की राजनीतिक गतिविधि की देन को उखाड़ फेंकने के लिए एक राजनीतिक कार्यवाही की जरूरत होगी। इसलिए ऐसी कोई भी राजनीतिक कार्यवाही हमें उपलब्ध आज की राजनीतिक गतिविधि से सर्वथा भिन्न होनी चाहिए। वर्तमान राजनीतिक गतिविधि और उसका परिणाम पर मानव साहब लिखते हैं कि हमारी अपनी आवश्यक राजनीतिक गतिविधि को आकार देने के लिए हमें आज की राजनीतिक गतिविधि और इसके परिणाम को जानना और समझना होगा। अंग्रेजों के जाने के बाद ऊंची जातियों के हिंदुओं ने सत्ता की बंदरवाट शुरू कर दी। राजनीतिक और नौकरशाही सत्ता ब्राह्मणों के हाथों में आ गई। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 22.5% आरक्षण मिला, हालांकि उनके प्रतिनिधि सत्ताधारी जातियों के चमचे ही बने रहे। नौकरशाही व्यवस्था में उन्हें विभिन्न स्तरों में प्रवेश मिल गया। पिछले 20 वर्षों से उन्हें केंद्र के शीर्ष प्रशासनिक सेवाओं में उनका पूरा कोटा मिल रहा है। अन्य पिछड़ी जातियां सर्वाधिक दुष्प्रभावित हैं, किंतु सबसे अधिक अहित अन्य पिछड़ी जातियों का हुआ है। अंग्रेजों के जाने के बाद उन्हें हर तरफ रुकावटें ही मिली। राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तरों पर सत्ता में उनके हिस्से को लगभग पूरा का पूरा ऊंची जातियों विशेषकर ब्राह्मणों ने हड़प लिया। मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल आबादी में अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिशत 52 है। दूसरी ओर ब्राह्मणों और क्षत्रियों की संख्या कुल आबादी की लगभग 8 से 9% है, किंतु वर्तमान संसद में इन 8 से 9% लोगों का प्रतिनिधित्व 52% सांसद करते हैं, जबकि 52% अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व 8 से 9 सांसद करते हैं। एक संसदीय लोकतंत्र में इस तरह के प्रतिनिधित्व से भारी अंतर पड़ता है। इस असंतुलन के परिणाम स्वरूप सत्ता का पूरा ढांचा ही अन्य पिछड़ी जातियों के खिलाफ बैठता है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उस आधार पर आज अन्य पिछड़ी जातियों की जो स्थिति है उसका तुलनात्मक अध्ययन तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश प्रस्तुत करते हैं। तमिलनाडु में अन्य पिछड़ी जातियों को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही क्षेत्रों में उनका पूरा कोटा मिलता है। समय के साथ साथ इसमें बढ़ोतरी होती रहती है, जबकि उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ी जातियों की हालत बहुत खराब है। मई-जून 1980 के ताज़ा चुनावों के अनुसार राजनीतिक स्तर पर एक ब्राह्मण 23 पिछड़े व्यक्तियों के बराबर था। उत्तर प्रदेश की सरकार के अनुसार 1946, 1955 और 1960 में राजपत्रित यानी कि गजटेड अधिकारियों का प्रतिशत क्रमशः 0.80, 0.47, 0.70 था, यानी कि 1% से भी कम। इस तुलना से हमें अपनी खुद की राजनीतिक गतिविधि आयोजित करने के लिए काफी जानकारी मिल सकती है। हमारी अपनी राजनीतिक पार्टी, आज भारत में राष्ट्रीय स्तर की 7 राजनीतिक पार्टियां हैं। इन सभी पार्टियों का नेतृत्व ऊंची जातियों के हिंदुओं के हाथों में है। वे अपनी पार्टियों के मामलों पर इस तरह का नियंत्रण रखते हैं कि शासन ऊंची जातियों का ही चलता रहे। दलित शोषित समाज के पास 85% वोट होने पर भी वह असहाय है। व्यापक तौर पर यह महसूस किया जा रहा है कि हमारी अपनी राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए। बीते समय में इस दिशा में कुछ प्रयास किए गए थे, किंतु वे असफल रहे। हाल ही में हमने इस तरह की पार्टी बनाने की दिशा में कुछ प्रयोग किए हैं। सीमित राजनीतिक कार्रवाई के नाम से प्रसिद्ध ऐसे प्रयोग आगे भी तब तक किए जाते रहेंगे जब तक हमें अपने बूते पर राष्ट्रीय स्तर की एक राजनीतिक पार्टी बनाने के प्रति विश्वास नहीं हो जाता। दलित शोषित समाज की इस तरह की पार्टी के माध्यम से चमचा युग का अंत करने के लिए राजनीतिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। और सम्मानित साथियों, इसी बात को लेकर मान्यवर साहब ने आगे 1984 में राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और चमचा युग का कुछ हद तक अंत किया। स्वाभाविक तौर पर है, जब आपकी अपनी पार्टी होती है तो लोग आपकी पार्टी से जुड़ने का कार्य करते हैं और इस तरह से, और जब एक सशक्त रूप में आप शासन सत्ता पर स्थापित होते हैं, काबिज होते हैं, तो लोगों के अंदर अपनी पार्टी के प्रति मनोबल भी बढ़ता है। और इस तरह से यहाँ पर जो चमचा युग है
उस जो लंबे समय से यहाँ पर यूँ कहें कि उन्हें बाबा साहब के जाने के बाद लगातार जो चमचा युग चला था उसको राजनीतिक पार्टी वर्तमान में जो राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी उसको बनाकर मान्यवर साहब ने चमचा युग का अंत करने का सार्थक प्रयास किया। समाज साथियों, आज का मान्यवर संदेश कितना महत्वपूर्ण है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा आपसे निवेदन है कि इस मान्यवर संदेश को जन जन तक पहुंचाइए ताकि 9 अक्टूबर जब मान्यवर साहब की परिनिर्वाण दिवस है उससे पहले जन जन तक पहुंचे, लोग मान्यवर साहब के बारे में खास जानकारी से अवगत हो जाएं। तो आज के मान्यवर संदेश को यहीं पर रोकने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मान्यवर साहब ने जो 5वां सिद्धांत दिया, 5वां सिद्धांत में जो DS4 बनाया था, हम आपको बता दें DS4 किस तरह की राजनीतिक कार्रवाई के लिए बनाया गया था। हम संकेत भी कर देते हैं, राजनीतिक कार्रवाई, सीमित राजनीतिक कार्रवाई के लिए या दीर्घ अवधि राजनीतिक कार्रवाई के लिए। इन दो में से एक आंसर है जो आप बता सकते हैं। आज के मान्यवर संदेश में आपने अंत तक वॉच किया, संदेश को सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हुए अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।